कर आज सौभाग्य से हमारे साथ उपस्थित हैं प्रसिद्ध साहित्यकार, ज्योतिषाचार्य, कवि, लेखक पंडित मार्कंडेय सारदे जी। स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद। आपकी एक पुस्तक आई है ज्योतिष पे आपने पुस्तक लिखा है, ज्योतिष के मुख्य बिंदु। ये ज्योतिष के मुख्य बिंदु जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें आपने ज्योतिषीय गणना के ऊपर और ज्योतिष के तत्वों को लेकर प्रकाश डाला है। हमारे दर्शकों को बताएं, ये आपकी कौन सी पुस्तक है और इसमें क्या है, क्या मिलेगा दर्शकों को? जी धन्यवाद। मैं एक विद्यार्थी हूँ। पढ़ना मेरी लत है और एक विषय नहीं पढ़ता हूँ, हर तरह के विषयों को मैं पढ़ता हूँ और उसमें से जो पाता हूँ वह पाठकों को परोसता हूँ, चाहे आलेखों के माध्यम से, चाहे पुस्तकों के माध्यम से, चाहे अपने वाक प्रयोगों से। मैं यही करता हूँ। मैं केवल पढ़ता हूँ, केवल पढ़ता हूँ, केवल पढ़ता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि गप करने से अपना समय अधिक व्यतीत होता है। अगर मैं पुस्तकों को कहूँ कि सबसे अच्छे मित्र हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं। ये कभी धोखा नहीं देने वाले हैं। पुस्तकें हमेशा जो हैं आपकी सहयोगी होती हैं, साथ निभाती हैं और ज्ञान दर्शन ही देती हैं, ज्ञान देती हैं, आपको निहाल करती हैं। मुझे भी यही हुआ है। मैं पढ़ता हूँ, साहित्य भी पढ़ता हूँ, व्याकरण भी पढ़ता हूँ, नाट्यशास्त्र भी पढ़ता हूँ। मारे जितने तरह के शास्त्र हो सकते हैं मैं प्रायः पढ़ने की कोशिश करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि वह क्या है, क्यों है, कैसे है। और केवल पढ़ करके नहीं, मैं जैसे कि धर्मशास्त्र भी कर्मकांड भी जानता हूँ या करता हूँ, तो उसको केवल ये नहीं कि एक पुस्तक खरीद ली, विवाह पद्धति खरीद ली और उससे मैं विवाह कराने लगा। विवाह पद्धति जब खरीदी तो एक तरह की नहीं, कई तरह की विवाह पद्धतियाँ खरीदी और उसमें तालमेल देखा कि क्या अंतर है, क्या क्या साम्य है, क्या वैषम्य है। और तो फिर निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऐसा क्यों वैषम्य है, तो क्यों है, तो उसका कारण भी मैंने ढूंढना शुरू कर दिया। इस तरह से मेरा मंथन रहता है, चलता रहता है। मैं मंथन करता रहता हूँ और तब जाकर कुछ लिखता हूँ, कुछ कहता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ, कुछ सुनाता भी हूँ। तो कवि स्वभावतः मैं बचपन से ही कविता करता था, लेकिन बाद में चल करके मैं गद्यकार भी हो गया और यह करते करते ज्योतिष चूँकि पारिवारिक संपत्ति के रूप में मैं मानता हूँ इसको। इसलिए पारिवारिक कि पूजा पाठ कराना या करना जो है यह हमारी विरासत है, रही है। और उसमें पंचांग पतरा का होना जरूरी है। पतरा में भी तिथि वार नक्षत्र योग करण ये पंचांग 5 अंग जो हैं वह रहेंगे ही। उनके बारे में बहुत से यात्रा तो ये मुहूर्त आदि आदि पर विचार होगा ही। तो पढ़ते पढ़ते मिलापक होगा ही। जब कुंडली मिलाइएगा या विवाह के लिए गणना कीजिएगा, ये नक्षत्र मिलापक जो होता है नाम राशि के अनुसार, नाम के अनुसार या राशि के नाम के अनुसार जो मिलापक होता है,
लड़का लड़कियों का वह देखना ही होता है। तो ये सब विषय, फिर आपको 27 है तो ये शुभ मुहूर्त है, ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत सी आती है। तो ये सब कुछ जानने की पत्रा में लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है, लेकिन उसके बारे में बृहत आकलन पत्रा में संभव नहीं है। तो अनेक पुस्तकें हैं हमारे यहाँ, ऋषियों ने या विद्वानों ने, आचार्यों ने पुस्तकें बनाई है, उनको मैंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ना शुरू करते करते जो है ज्योतिष में उतरता चला गया। उतरते 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 सब मैंने सोचा कि इस पर कुछ लिखा जाए। तो इस लिखने के क्रम को मैंने शुरू किया। वास्तव में ऐसे टीवी चैनलों पर भी मैं जाया करता था, अखबारों में भी लिखा करता था, लेकिन 2014 में मैंने एक कार्यालय खोला, और कार्यालय खोलने के बाद जो है, जब खाली समय पाता था उस समय अध्ययन और लेखन का काम करता था विशेष रूप से। वही लिखते 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 जो है कई आलेख जो है मान शोधपूर्ण आलेख हैं। इसमें जितने भी आप देखिएगा वो सब शोधपूर्ण है। तो शोधपूर्ण आलेख मैंने तैयार किए। उसके बाद से कुछ अन्य जैसे पत्र पत्रिकाओं में छपे हुए आलेखों को भी मैंने संशोधित करके इसमें कई तरह के आलेख बनाए हैं। और ज्योतिष के संभवतः मुख्य मुख्य जो भी विषय हो सकते हैं, वास्तु पर भी अच्छा इस पर विचार किया गया है। इसमें दरवाज़ा आपका कहाँ होना शुभ है, कहाँ अशुभ है, सब बताया गया है कि क्यों किस जगह पर दरवाज़ा को किस किस आचार्य ने अशुभ माना है, किस किस ने अशुभ माना है। अगर जहाँ शुभ माना है, कहीं कहीं पर ऐसा भी हुआ है कि कुछ मत जो हैं वे अशुभ मानते हैं, कुछ मत जो है शुभ मानते हैं। तो अशुभ और शुभ को मानकर चलिएगा तो आपको बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा कि जब आपको जहाँ दरवाज़ा बनाना है वहाँ पर कोई शुभ कह रहा है, कोई अशुभ कह रहा है, तो उसको मध्यम मान लीजिए। क्योंकि दो विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं तो वह सम हो जाती हैं, तो इसलिए उसको सम मान के चलिए। लेकिन जहाँ पर शुभ सबने कहा है, इसका मतलब है कि वहाँ दरवाज़ा अत्युत्तम होगा। तो इस तरह से वास्तु पर भी विचार किया गया है और स्वप्न पर भी विचार किया गया है। तो हर एक बिंदु को मैंने प्रयास किया है। मुख्य मुख्य जो है ये ज्योतिष भी अनंत सागर है, उस पर एक किसी विषय को उठाना आसान नहीं होता है। फिर भी मुख्य मुख्य जो विषय हैं, तो पंच महापुरुष योग है, या तो बन के मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, यही ग्रह जो हैं पंच महापुरुष योग बनाते हैं। तो पंच महापुरुष योग की बातें हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत से विषय हैं, कितना बोलिएगा। ऐसे ज्योतिष का महत्व एक साधारण आदमी पे कितना रहता है? देखिए, किसी भी विषय का उतना ही रहता है जो बड़े लोगों पर होता है, छोटे लोगों को होता है। हर व्यक्ति जो है, पहली बात है कि ज्योतिष भी कर्म सिद्धांत पर आधारित है। ऐसा नहीं जैसे मैं कहता हूं कि आपकी कुंडली में राजयोग है, ठीक, तो राजयोग का मतलब आप राजा होने नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप राजा भी होने जा रहे हैं। दो बातें होंगी। अब कोई राज परिवार का है या कोई बड़ा नेता है, वह बार बार पिछड़ रहा है और उसकी कुंडली में राजयोग है, तो स्पष्ट है कि वह राजा बन सकता है, वह नेता बन सकता है, वह सांसद बन सकता है, वह MP MLA बन सकता है, वह मंत्री पद भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन अब कहें कि एक रिक्शा चलाता है, दिन भर में 100 रुपया 1000 रुपया कमाता है और उसकी कुंडली में राजयोग आए, तो राजयोग आने का मतलब यह नहीं होगा कि वह भी तुरंत मंत्री हो जाएगा, वो भी तुरंत सांसद हो जाएगा, वो भी तुरंत MLA हो जाएगा, वो भी ऐसा कुछ संभव नहीं है क्या? तो राजयोग आएगा तो उसको भी कुछ देगा कि नहीं देगा? तो परसेंटेज देगा। जैसे कि आपके पास 1 लाख रुपया है और आपके 1 लाख में राजयोग के कारण 20% की वृद्धि हो गई, तो 1 लाख में अगर 20% की वृद्धि हो रही है, उस मजदूर आदमी के पास जो 100 रुपया कमाता है, 1000 रुपया कमाता है, तो उसमें 20% की वृद्धि हो गई। यह राजयोग हुआ। जैसे बार बार हम फेल असफल हो रहे हैं या तो उसमें सफलता मिलेगी। और कोई व्यक्ति जो है
मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है, 99% ले आता है, लेकिन 1% रह जाता है। 1% अगर उसके कुंडली में शुभ योग हो जाता है तो वह 100 ले आएगा, पूरा पूरा ले आएगा। यही होता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं होता है, फल होता है। ज्योतिष को देखिए, बहुत ज्योतिष जो है आकलन में कठिन है। आज जो देखते हैं कि खास करके टीवी चैनलों पर प्रश्न आता है इधर उत्तर तैयार है, तो उत्तर इतना जल्दी तैयार नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति की कुंडली को खंगालने में कम से कम आपको 1 घंटा समय देना होगा। कंप्यूटराइज्ड कुंडली है तो कागज पर लिखे हुए हैं या बनी हुई कागज तो पलटने में ही बहुत समय लग जाएगा, समझने में ही। तो इसलिए आपके सामने जो फिगर आ रहे हैं, ये जो षोडश वर्ग सारणी है, ये जो क्या है कि ये लग्न चक्र है, फिर नवांश है, ये दृष्काण है, इस सबको देखते देखते समय बीत जाएगा। उसके बाद से कितना बल है उसमें, हर ग्रह का अपना अपना बल होता है कि कितना अक्षांश पर है, तो ये सब देखना होता है। कितने, तो ये सब देख करके ग्रह स्पष्टि भी देखनी होगी। तो इस सब को देख करके तब आकलन एक बनता है। तो हो सकता है कि बहुत काफ़ी संभावना है कि वह सही हो, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि एकदम सही है, क्योंकि विमान बनाने में भी या कोई आविष्कार करने में भी एक छोटी सी चूक रह जाती है तो वह विस्फोट कर जाती है। तो इसलिए संभव है कि अगर ज्योतिष से थोड़ी भी चूक हुई तो फल संभव नहीं है, कम फल होगा या हास्यास्पद हो जाएगा ज्योतिषी भी। इसलिए बड़ी सावधानी की विद्या है जी। मतलब ज्योतिष जो है वो कंप्लीटली साइंस पे आधारित है, मैथमेटिक्स पे आधारित है। ज्योतिष का 2 भाग है मुख्य रूप से, ऐसे बहुत से भाग हैं, लेकिन एक गणित ज्योतिष है, एक फलित ज्योतिष है। तो गणित ज्योतिष का काम है कि वह जो आकाश है, क्योंकि हम लोग कुंडली जो चक्र देखते हैं तो आपके जन्म के समय का आकाश जो है, उस समय कौन सा ग्रह किस राशि पर, किस नक्षत्र पर, किस अवस्था में था, उसको देखते हैं। तो यह देखने का काम कर सकता है गणित। उसी के माध्यम से हमारे ऋषियों ने बड़ी रिसर्च की है, बड़ा शोध किया है। उस समय इतने जंत्र नहीं थे, सब जंत्र नहीं थे, तब भी उन्होंने अपने अपने इन्हीं आंखों से देख लिया था, समझ लिया था, आकाश को भांप लिया था। तो इसलिए उस समय जो उन्होंने भापा, उस समय उन्होंने जो आकलन किया और जो जो कारण बताया कि ये कारण से ऐसा होता है, उसी कारण का एक फलादेश तैयार हुआ। उसी के आधार पर उन्होंने जो फल कहा, तो उसी फल को हम लोग फलित ज्योतिष कहते हैं। आज क्या हो गया है कि गणित पर कम ध्यान है, फलित पर अधिक ध्यान है। और गणित के पर चूँकि हम उसको, उसकी डिग्री आदि को हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, केवल यह जानते हैं कि इस ग्रह की महादशा में इस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है तो यह फल होगा। ऐसा नहीं होता है, कुछ होगा, कुछ नहीं भी संभव होगा। इसलिए कि उसका फल तब होता है कि जब उसका बल देखेंगे। वह किस घर में बैठा हुआ, मित्र के घर में बैठा हुआ है, शत्रु घर में बैठा हुआ, उस पर दृष्टि किसकी है, मित्र की है, शत्रु की दृष्टि है, उस पर कौन ग्रह कहाँ पर है और क्या योग बना रहा है, उस योग पर भी ध्यान देना होगा। तो इस तरह से स्थिति आती है। तो आपके ये ज्योतिष के बिंदु पढ़ने के बाद जिनमें थोड़ी बहुत त्रुटि रह गई है ज्योतिष गणना करने में, वो उम्मीद करते हैं कि वो सही हो सकता है। ज्योतिष के की गणना की बात इसमें कम है, इसमें फल की बात है, मुख्य रूप से फलित है एक तरह से। जैसे कि संतान भाव, संतान भाव आज इस वैज्ञानिक युग में भी बहुत से लोग निसंतान हैं, और माने एक से एक उपाय निकले हैं तब भी निसंतान है। तो उसमें कारण क्या है?
उनका जो जो विज्ञान कह रहा है, जो कि चिकित्सा विज्ञान कह रहा है, और हमारा ज्योतिष कह रहा है, तो उसमें ज्योतिष जो है कुछ और पूर्व जन्म की बात करता है। जैसे कि पत्नी का शाप, जैसे पिता का शाप, भाई का शाप, गुरु का शाप, इन सब शापों से भी संतान बाधा उत्पन्न होती है। अब इस शाप पर कहाँ हम विचार कर पाते हैं, मान कि आयुर्वेद में या होम्योपैथ में या अंग्रेजी चिकित्सा में या किसी चिकित्सा में हम कहाँ ध्यान पर पाते हैं। तो हाँ, चूँकि हम कभी देखते हैं कि हाँ ये योग है, वो ये सब ठीक है, लेकिन तब भी संतान नहीं होती है। तो इस सब पर भी विचार है, और इसी सब पर नहीं, बच्चा पैदा हुआ उस पर भी। एक उदाहरण इसमें देखिएगा, पिता पुत्र संबंध। आप सोचिएगा एक मिनट कि आप समझते हैं कि मेरा घर संस्कारी है तो मेरे बच्चे भी संस्कारी होंगे, या मैं संस्कारी नहीं हूं तो मेरे बच्चे संस्कारी कैसे होंगे। लेकिन होता है। आप इतना समझिए कि ये विश्रवा मुनि के घर भी रावण पैदा होता है, और हिरण्यकश्यप के घर भी प्रहलाद पैदा होता है। ये विपरीत परिस्थितियां हैं। माने ऐसा क्यों होता है? योग योग के कारण होता है, ग्रहों की स्थिति के। चूंकि कहा गया है कि ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रहा राज्यम हरंच ग्रह व्याप्त विदम सर्वम त्रैलोक्यम स्थिराश्रम। ग्रह राज्य देते हैं, ग्रह राज्य छीन लेते हैं, ग्रहों से ही तीनों लोक व्याप्त है। और ग्रह को पराशर ने तो ग्रह रूप धरो हरि कहा है। माने भगवान ही को माना है कि वह दंड देने के लिए या पुरस्कार देने के लिए ग्रह के रूप में भगवान ही आते हैं। इसलिए राम को सूर्य का अवतार माना है, कृष्ण को चंद्रमा का अवतार माना है, नृसिंह को मंगल का अवतार माना है, बुद्ध को बुध का अवतार माना है। इस तरह से माने अवतार मान 9 ग्रहों को 9 अवतारों के रूप में उन्होंने देखा है। तो हमारी संस्कृति चूँकि ऐसी है कि हम जो आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, या जो भी करते हैं, वास्तविकता यह भी है कि ज्योतिष का उद्भव पहले मुहूर्त के रूप में हुआ था। शुभ समय में हम काम कर, चूँकि शुभ समय में कार्य शुरू किया गया काम शुभ होता है। अच्छे समय पर कार्य शुरू किया जाएगा तो अच्छा होगा। कोई भी बात है कि आप अच्छा कोई काम करने के लिए अच्छा समय चाहिए ही। तो इसके लिए ज्योतिष का उद्भव हुआ, और बाद में इसका विस्तार होते होते तो आज तो हर चीज़ में, अब तो लॉटरी पर भी ज्योतिष आ गया है कि लॉटरी लगेगा कि कब लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। सट्टा बाजार के लिए ज्योतिष हो गया है, सब कुछ हो गया है। तो अब तो इसकी व्यापकता बढ़ी है, लेकिन व्यापकता जितनी बढ़ी है उससे अधिक इसका दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग हो रहा है यह कि आप देखिएगा कि ये पर्व त्यौहार पर आजकल समाचार पत्रों में आते हैं कि इस युग में यह पर्व मनाया जा रहा है। अरे उस योग से, पर्व से क्या लेना देना है? उस पर्व का इतना महत्व है कि वह योग बौना हो जाएगा वहाँ पर। चूँकि अक्षय तृतीया में अगर हम देखते हैं कि कहें कि सिद्ध युग में हो रहा है, तो सिद्ध युग से क्या मतलब है? सर्वार्थ सिद्धि योग में हो रहा है तो क्या मतलब उससे? अक्षय तृतीया को तो हम जो स्नान दान पूजा पाठ करने का जो विधान है वो तो विधान रहेगा, चाहे सिद्ध सर्वार्थ सिद्धि योग हो या नहीं हो, कोई योग हो या नहीं हो, तो उससे उसका लेना देना नहीं है। मुख्य बात यहाँ पर है कि हमें जो है जो पर्व त्यौहार आदि जो निर्धारित हैं वो सब ज्योतिष के आकलन पर ही आधारित हैं। हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा ही नहीं बन गया है। दुर्गा पूजा को लीजिएगा तो ये प्रतिपदा को जो है स्थापन करना है तो क्या कहा उसमें वह नक्षत्र आ ही जाता है। सप्तमी को मूल नक्षत्र आ ही जाता है। तो इस तरह से सब कुछ जो आकलन किया गया है वह एकदम विधानता है, और ज्योतिष के आधार पर ही हमारे सारे धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति के दर्शन के रूप में ज्योतिष जो है दिव्य दृष्टि है। फिर भी मैं पूर्णतः यह नहीं कहता हूँ कि ज्योतिष ही सब कुछ है। ज्योतिष भी अनुमान विद्या है, यह मान के चलना होगा। अंधभक्ति की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ अंधभक्ति नहीं चाहिए। एक डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि कनाडा में वो डॉक्टर हैं, करीब 20 वर्ष पहले लगभग भेंट हुई उनसे, तो ज्योतिष की चर्चा चली तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आपका ज्योतिष कितना सच है? इसमें है भी ये प्रश्न मैंने दिया है।
मैंने कहा कि ठीक है, जैस जितना सच आपकी चिकित्सा पद्धति है, चिकित्सा पद्धति में जो सिर दर्द की दवा आप हमको दे रहे हैं तो मुझे मुफीद हुआ, लाभ हुआ, वही सबको लाभ होगा यह गारंटेड नहीं है। तो सबके लिए नहीं लागू हो सकता है कोई भी काम, लेकिन ज्योतिष उतना ही सच है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं गलत हो सकता हूँ, मैंने गलत आकलन कर लिया, मैंने पूरी तरह ध्यान नहीं दिया उसके अंगों उपांगों पर, इसलिए मैं गलत हो सकता हूँ। लेकिन विद्या गलत नहीं है, विद्या एकदम सच्ची है, सही है। और वेद की दृष्टि कहा गया है, माने ज्ञान की दृष्टि है, ज्ञान की दृष्टि विद्या है, यह ज्योतिष विद्या है जी। जी, आशा है कि हमारे दर्शक इस पुस्तक को पढ़ने के बाद और भी ज़्यादा लाभान्वित होंगे। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आभार आपका। धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे धन्यवाद। चैनल को समय दिए। दिव्य रश्मि को आप लोग देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आप चाहें तो इस पुस्तक को मंगवा भी सकते हैं, ऑनलाइन उपलब्ध है, अमेज़ॉन पे उपलब्ध है ना, अमेज़ॉन पे ये उपलब्ध है। आप चाहें तो मंगवा सकते हैं, मंगवाएंगे तो इनकी कई पुस्तकें हैं जो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, उसका लाभ लें। मार्कंडेय शारदे जी आप लोगों के बीच में हमेशा नई नई चीज़ों को लेकर उपस्थित हो रहे हैं। आप अपने कमेंट ज़रूर मुझे बताएं। धन्यवाद।